क्योंकि दलित समाज को बहन जी ने बचपन है जीना सिखाया है, लड़ना सिखाया है, वोट डालने का अधिकार सिखाया है। जिन गांवों में वोट नहीं डालने दिया जाता था, चांटे मार दिए जाते थे। और आज अगर बसपा 4 बार सत्ता में ना आती तो शायद आज ये जो मंच लगा रहे हैं ना जंतर मंतर पे, ये मंच नहीं लगा पाते, ना हमारी इतनी औकात होती। क्योंकि बहन जी की पूरे देश में ताकत बढ़ती जा रही है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी भारत की 30 नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है और कांग्रेस सहित बीजेपी भी घबराई हुई है कि कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी कहीं ना कहीं मात दे देगी। और हमें लगता है कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के बिना इस देश के अंदर 2024 में सरकार किसी की नहीं बनेगी। बहन जी की पार्टी का योगदान जरूर रहेगा। जिस पार्टी को योगदान नहीं मिलेगा वो पार्टी सरकार नहीं बन पाएगी। पर कह रहे हैं बसपा तो खत्म हो गई है। देखो कहने चर्चा क्यों बसपा? देखो कहने वाले कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि जो वर्क करते हैं, जो ज़मीनी स्तर पे मेहनत कर रहे हैं, जिन लोगों को पता है, वो लोग कभी नहीं कहेंगे। और जिन्होंने कभी ज़िंदगी में कुछ किया ना हो तो वो तो ऐसे ही बोलते हैं कि पार्टी ख़त्म हो रही है। और जिस पार्टी ने हम लोगों को चलना सिखाया है, जिस पार्टी ने हमें हक अधिकारों की लड़ाई लड़ना सिखाया है, और जिस पार्टी की वजह से उत्तर प्रदेश को स्वर्ग बना दिया गया है बहुजनों के नाम से, चाहे वो एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए लखनऊ के अंदर अंबेडकर पार्क जो बना हुआ है वो बहुजनों की शान है। तो ये नॉर्मल सी बात है कि जिन लोगों लोगों को लगता है कि बहन जी सरकार नहीं बना सकती या पार्टी ख़त्म हो चुकी है, तो मुझे लगता है कि मानसिकता ख़त्म हो चुकी है उन लोगों की। तो क्या कांग्रेस समझने लगी है बसपा की ताकत को? देखो कांग्रेस को मानना पड़ेगा, लोहा मान चुकी है। और भाजपा आने वाले समय में ये छोटे छोटे दल बने हुए हैं, चाहे वो बावन मेसराम जी का हो, चाहे आजाद समाज पार्टी हो, चाहे लोक दल हो, या एनीवे जो भी क्षेत्रीय पार्टी है, उन्हें भी मानना पड़ेगा बहन जी का लोहा। और सीधी सी बात है, कांग्रेस ही नहीं। लोग कहते हैं कि बहन जी समाज के सम्मान के साथ समझौता नहीं करते। नहीं, बिल्कुल बहन जी समाज के लिए बहुत संघर्ष किया और बहन जी का बहुत बड़ा कुर्बानी भी रही है। कभी मतलब अपने कार्यकर्ताओं को झुकने नहीं दिया। जब खुद नहीं झुकी तो कार्यकर्ताओं को क्यों झुकने देगी? हाँ, जिसे दलाली करने की आदत तो वो झुकेगा, लेकिन बहन जी कभी झुकी ना झुकेगी। चंद्रशेखर भी चुनाव लड़ रहे हैं, उनको क्या कहना है? देखो वे बड़े भाई हमारे एडवोकेट चंद्रशेखर जी, और वे चुनाव लड़ रहे हैं, अच्छी बात है, संघर्ष करना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि शेखर भाई अपनी जमानत भी बचा पाएंगे। गठबंधन कर रहे हैं वो भी पार्टियों से, गठबंधन कर रहे हैं, छोटी मोटी पार्टियों से कर रहे हैं। हनुमान बेनीवाल है एक राजस्थान का, जिसने अपने लेटर पैड पर लिख कर दिया था कि राजस्थान स्टेट के अंदर से अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण खत्म होना चाहिए और संविधान खत्म होना चाहिए। तो शेखर भाई थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहे हैं। कभी तो केसीआर के मुख्यमंत्री जी से मिल लेते हैं, कभी हनुमान बेनीवाल जी से मिल लेते हैं। तो उससे क्या है कि अपनों का ही नुकसान हो रहा है। जो दलित विरोधी रहे हैं, जो आरक्षण विरोधी रहे हैं, जो संविधान विरोधी रहे हैं, वो लोग उन लोगों से मिल रहे हैं, तो नॉर्मल सी बात है, नुकसान। बसपा मिशन से भटक गई है, सही बात है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बसपा आज भी उसी खेमे में काम कर रही है। थोड़ा सा सोचने का नज़रिया है। मैं मानता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी में एक लॉबी ऐसी बनी हुई है जो छोटे कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने का मौका नहीं देने देती, बहन जी से मिलने नहीं देती। तो ये कहीं ना कहीं उस लॉबी को चेंज करने की जरूरत है बहन जी को। कहते हैं बसपा एक पार्टी नहीं मिशन चला रही है, वो मिशन है। हाँ, नहीं, बहुजन समाज पार्टी महापुरुषों का मिशन है, 85 का मिशन है। मान्यवर साहब कांसीराम जी की बहुत बड़ी जो विचारधारा है या उनकी बहुत बड़ी कुर्बानी है, उसे आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। दलित खासकर चमार जाटव बसपा का साथ क्यों नहीं छोड़ रहे? आखिर क्या नजर आता है? क्योंकि दलित समाज को बहन जी ने बसपा ने जीना सिखाया है, लड़ना सिखाया है, वोट डालने का अधिकार सिखाया है। जिन गांवों में वोट नहीं डालने दिया जाता था, चांटे मार दिए जाते थे। और आज अगर बसपा 4 बार सत्ता में ना आती तो शायद आज ये जो मंच लगा रहे हैं ना जंतर मंतर पे, ये मंच नहीं लगा पाते, ना हमारी इतनी औकात होती। तो ये कहीं ना कहीं बाबा साहब और साहब कांसीराम जी के मिशन को जो आगे बढ़ाया वो बसपा ने बढ़ाया है। और ये कौन लोग हैं जो बदनाम करते हैं बसपा? ये सब बीजेपी की बी टीम है। हाँ, बीजेपी की बी टीम है या समाजवादी की बी टीम है, या जिन लोगों को फंडिंग मिलता है कि तुम्हें केवल बसपा को बदनाम करना है, बहन जी को टारगेट करना है, ये वो लोग हैं। आप लोग कह रहे हैं कि संविधान को खतरा है, क्यों खतरा नजर आ रहा है? देखो संविधान को खतरा वतरा कुछ नहीं है, ठीक है। ये संविधान बाबा साहब ने बनाया हुआ है और इनकी इतनी औकात नहीं कि वो संविधान को ख़त्म कर दें। हाँ, संशोधन चेंज कर सकते हैं। जब 2 अप्रैल 2018 में भारत बंद के दौरान हमारे लोगों ने एक छोटे से संशोधन पे इतना बड़ा बवाल कर दिया था, जिस दिन संविधान खत्म होगा ना इस देश के अंदर, उस दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। और फिर दोबारा से हम लोगों को रोड पर उतरना पड़ेगा। और हम दावे के साथ कह सकते हैं, हम बाबा साहब को मानने वाले हैं। अगर हम एक SC/ST एक्ट के संशोधन में इतनी ताकत लगा सकते हैं तो संविधान को बचाने के लिए कितना बड़ा हुजूम जोड़। बहुजन तमाम लोग कह रहे हैं कि गठबंधन में आना चाहिए, कांग्रेस का साथ देना चाहिए। तो क्या कांग्रेस दलितों का भला कर सकती है अगर सत्ता में आएगी तो? देखो कांग्रेस पहले से ही
गांधीवादी रही है। बाबा साहब के समय काल से ही कांग्रेस ने हमारे वोट और हकों को छीना है। बाबा साहब जिस टाइम गोलमेज सम्मेलन के लिए अंग्रेजों की उसमें ब्रिटिश सरकार से हक और 2 वोट का अधिकार मांग रहे थे, तो गांधी था वो जो नोटंकी करके लेट गया था। तो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस कोई नहीं भला कर पाएगी, न करा आज तक, बीजेपी हो या दलितों कांग्रेस के हो। लिए कांग्रेस खतरनाक है, बीजेपी? दोनों ही खतरनाक है भाई। कांग्रेस तो स्लो पॉइजन है और बीजेपी फास्ट पॉइजन है, दोनों है जहरी। देखो कांग्रेस का ऐसा, आज इनकी विचारधारा कहाँ चली गई? देखो कांग्रेस कहीं ना कहीं, देखो एक मैजिक होता है। रही कांग्रेस की बात, कांग्रेस को भी मानना पड़ेगा, अगर कांग्रेस अपना भला चाहती है, सत्ता में आना चाहती है, तो आदरणीय बहन जी को प्रधानमंत्री के रूप का चेहरा बनाकर देश के अंदर उतारे, तो शायद मुझे लगता है कि कांग्रेस और ये सब मिलकर तब जीत सकते हैं बीजेपी से। राहुल गांधी कैसे बनेंगे? राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने लायक है कहाँ है, इतना मैच्योर नहीं है वो, इतना मैच्योर नहीं है। बहन जी की गिनती कर रहे हो उससे आप। वो एक स्टेट में काम नहीं, वो एक जिले में काम नहीं कर सकता, और बहन जी पूरे प्रदेश में काम कर चुकी है। आयरन लेडी का नाम बहन जी को अगर दिया गया है तो विदेशों से दिया गया है। दलित भी तो है ना, इस बात को भूल जाते हैं ना आप लोग। देखिए, नहीं, हम लोग नहीं भूलते, जो दलाल किस्म के जो एक पौवे पे अपना ईमान धर्म बेचते हैं वो लोग भूलते हैं। जो मनुवादी मानसिकता के लोग कांग्रेस में है, क्या वो एक्सेप्ट कर पाएंगे मायावती को? देखो उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नहीं तो कांग्रेस फिर जूतों से पिटेगी, फिर बाद में एक्सेप्ट करेंगे, या तो प्यार से एक्सेप्ट कर लेंगे या पिट के कर लेंगे। अभी आपने देखा नहीं अखिलेश का क्या हाल हुआ मध्य प्रदेश में, उसे एक भी सीट नहीं दी कांग्रेस। तो अखिलेश है ही कहाँ, क्षेत्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है वो केवल थोड़ा बहुत कुछ समाज के दलालों की वजह से यहाँ सरकार बन गई थी, वरना अखिलेश की कोई गिनती नहीं है। अखिलेश बच्चा है, राहुल भी बच्चा है बहन जी के सामने, मेरा मानना है। आप चाहते हैं बहन जी प्रधानमंत्री उम्मीदवार? प्रधानमंत्री जी अगर ये भला चाहती है कांग्रेस, तो बहन जी को प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में उतारना पड़ेगा। असली मसला क्या है? असली मसला ये है कि इस देश में जब नया 1991 के बाद आर्थिक उदारीकरण आए, उदारीकरण क्या, आर्थिक एजेंडा आया, उदारीकरण तो नहीं था वो, और उसने तमाम सारे मार्केट्स को कैप्चर किया जिसकी चर्चा अशोक जी कर रहे थे। उस मार्केट के उसके बाद वो मार्केट सेचुरेट हो गए। सन 2000 तक और 2003-4 तक टेक्नोलॉजी भी आ गई, मार्केट सेचुरेट हुए, तो बाज़ार को नए मार्केट चाहिए थे, वो गया, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद भी गया, तो मॉल वहाँ नहीं बने। मॉल पहले दिल्ली में, गुड़गांव में बने, मुंबई में बने, फिर कुछ साल बाद वहाँ बने। जब ये इतना तेज़ी से एक नया मिडिल क्लास और कंज्यूमर पैदा हुआ और मार्केट अंदर गया और टेक्नोलॉजी भी आई, फ्लिपकार्ट, अमेज़न, गूगल, ये सब आ गया, तो बहुत बड़े पैमाने पर नए तरीके के लोगों की आवश्यकता थी, जिसको अभी गीग वर्कर्स कहते हैं। अभी राहुल गांधी उनसे मिल रहे थे, या बहुत सारे नए तरीके के लोग, वेयर हाउसेस, सेलर्स, छोटे छोटे, वो इतनी बड़ी संख्या में लोग चाहिए थे। उसको जो ट्रेडिशनल टैलेंट पूल था भारत का, जो मेजरली हिंदू अपर कास्ट था, वो उसको फिल नहीं कर पा रहा था। तो स्थिति ये हुई कि जब 2004-5 के बाद, और ख़ासकर 2004 के बाद जब यूपीए की सरकार आई, उसके बाद मनरेगा हुआ और चीज़ें हुई, उसने भी उसको बढ़ावा दिया, और ये जब नई एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, उसने नए तरीके के मिडिल क्लास को बनाना शुरू किया, और ये नए मिडिल क्लास में बहुत बड़ी संख्या में दलित, ओबीसी और मुसलमान थे। समस्या यहाँ से शुरू होती है। अभी मैं रायपुर से आ रहा था, कॉकपिट के अंदर से आवाज़ आई, कैप्टन मौर्य। ये आवाज़ें, ये नाम नहीं सुनते थे पहले। तो ये जब हुआ, इसने एक नई असुरक्षा पैदा की है हिंदू अपर कास्ट में, जिसको आप आरएसएस कह सकते हैं, कुछ और कह सकते हैं। ये सिर्फ हिंदू मुसलमान नहीं है मामला, इसके अंदर की जो लेयर्स हैं, इसने असुरक्षित महसूस किया है बहुत सारे लोगों को,
बहुत बड़े तबके को, और ख़ासकर उस तबके को जो हिंदू अपर कास्ट था, उसको लगा कि हमारा जो वर्चस्व है वो ख़त्म होने जा रहा है। और अब वो फेसबुक आया, वो गूगल आया, उसने सोशल मीडिया आया, और वो ये भी देख रहा है कि लिखता भी अच्छा है मुझसे, इसकी पोस्ट भी बहुत अच्छी आती हैं। तो नए तरीके का जो मिडिल क्लास आया, वो क्या काम करता है? वो काम करता है कि पहले खेप में वो ब्लू कॉलर लोग पैदा करता है, फिर वो अगली पीढ़ी उस ब्लू कॉलर की पैदा होती है, वो वाइट कॉलर पैदा करती है। वो वाइट कॉलर जिसमें बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जो बुद्धिजीवी है, जो प्रोफेसर है, वकील है, जज है, पत्रकार, जो ओपिनियन, समाज में ओपिनियन बिल्डिंग का काम करता है। ये वाइट कॉलर अब आने लगा है, सारी समस्या की जड़ वहाँ है। और इसका, हाँ 1 मिनट 2 मिनट खत्म कर, उसका सिर्फ एक एग्जाम्पल आप देखिए कि अभी बिहार की जातिवार जनगणना का सर्वे आ गया। उस जातिवार जनगणना ने एकदम बता दिया साफ साफ कि कौन क्या है। और सिर्फ 1-2 डेटा मैं आपको बताता हूँ। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बहुत बात हो रही है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की भी बात बताऊँगा। तो जातिवार जनगणना में जो सामने चीज़ आई है कि हिंदू अपर कास्ट 10% है लगभग, और EWS कोटा 10% है। 50 की लिमिट को क्रॉस करके सुप्रीम कोर्ट ने वो कर दिया, यानी जिसकी जितनी भागीदारी, उसका दूसरी बार नियम टूट गया कि OBC अब 63% आया, पहले उसका आरक्षण 26% है। हिंदू अपर कास्ट यानी जो 4 जातियां हैं, उनमें 10% की आबादी बिहार में आई है, वो रफली वही सब जगह बाकी भी होगी। और उस आबादी का आप रिजर्वेशन देखिए 100% है, 100% है। EWS कोटा 10%, आबादी में 10%। ये कहीं दुनिया में कहीं आपको ये दिखाई देगा ये न्याय? और एक छोटा सा डेटा और दे दूँगा, क्योंकि बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात बहुत आजकल चर्चा में। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में 1206 एम्प्लॉयज़ हैं, इसमें से 925 हिंदू अपर कास्ट हैं। ये सरकारी महकमा है जहां आरक्षण लगता है। 77% हिंदू अपर कास्ट हैं वहाँ पे। ग्रुप ए में 84% हैं, जो असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, डायरेक्टर लेवल के लोग हैं ग्रुप ए सर्विसेज में, जो IRS है। तो सारा झगड़ा वहाँ का है कि किस तरीके से ये सामाजिक वर्चस्व जो है ये कायम रह पाए, और उसके लिए मुसलमान और ये नैरेटिव और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो हम लोगों को कोशिश ये करनी है कि विकास की उस अवधारणा पे वापस जाना है जो थी पहले, या उसको हम रिफाइन करें। बहुत सारी चीज़ें नहीं हुई हैं, पुलिस रिफॉर्म्स नहीं हुए, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स नहीं हुए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं हुए, बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग हैं हमारे देश में। एजुकेशनल रिफॉर्म जो जैसे हुए हम सब जानते हैं। तो इसलिए हम अपने आप को सबसे पहले तो एक नागरिक मानना शुरू करें, नागरिक अधिकारों के लिए बोलना शुरू करें। नीचे पत्रकारों का एक प्रोटेस्ट आज भी है, उसमें सिर्फ पत्रकार ही शामिल ना हो। कोई अगर राजनेता जो है वो उसको ईडी परेशान करती है तो वहाँ भी पत्रकार भी जाएं, या दूसरे समाज के लोग भी जाएं, तब तो ये देश बचेगा। 6000 केसेस किए 2014 के बाद ईडी ने। उन 6000 केसेस में केवल 24 केसेस कोर्ट में गए हैं, और इसमें 90% और 95% केसेस विपक्ष के नेताओं के खिलाफ हैं।
सोचिए। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट है, ये जो मीडिया है, वो उसकी तस्वीर वैसे ही है 77%, 80%, 90% जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में दिख रही है। इसको बदलना है। इसलिए बिहार का जातिवार जो सर्वे है वो रे ऑफ होप है, वो एक्सरे है, एमआरआई है। और आपके सामने अगर कोई मरीज़ है अस्पताल में और उसका हार्ट टूट गया और उसको बिना एक्सरे के अगर आप प्लास्टर चढ़ाएंगे तो काफ़ी संभावना है कि हड्डी दाएं हाथ की टूटी हो, प्लास्टर बाएं हाथ पे चढ़ जाए। तो इसलिए जातिवार जनगणना ज़रूरी है, इसलिए ये जो बिहार का सर्वे आया ये आवश्यक है। और यहीं से एक नया भारत और नए विकास की अवधारणा पैदा होगी। शुक्रिया।